अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 10 की केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम अपना आखिरी टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्ट। सही है। इस लेक्चर में हम अपना सॉल्ट का टॉपिक कवर करेंगे और अपना बाकी टाइप्स ऑफ सॉल्ट, बफर सॉल्यूशन वगैरह, और इस चैप्टर को एंड करेंगे। फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज वगैरह, क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे उसको देखेंगे। सही है। अच्छा भाई, सॉल्ट सॉल्ट अगर हम सॉल्ट की डेफिनेशन देखें, सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है कि भाई जिसमें दो चीजें हो आपके पास, दो स्पीशीज। एक होता है केटाइन, एक ऐसी स्पीशी हो जिसका नाम हो केटाइन, और एक हो एनाइन। देखो भाई, केटाइन कौन सी स्पीशी होती है? वो स्पीशी जिसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाए उसको केटाइन कहते हैं, लेकिन जिसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाए उसको एनाइन कहते हैं। सही है, यहां तक तो बात समझ आ गई। तो हमारे पास सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास एक केटाइन हो और एक एनाइन हो। अच्छा, फिर उसके बाद एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो केटाइन आता है वो बेस से आता है और एनाइन आता है वो हमारे पास एसिड से आता है। मिसाल के तौर पे मैं आपके पास एक बेस और एक एसिड लिख लेता हूँ, जैसे कि HCl एक हमारे पास एसिड है, और जो बेस है हमारे पास वो है हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, NaOH। सही है। अब HCl में देखो भाई, हमारे पास H जो है वो प्लस, H पे प्लस साइन आता है और Cl पे माइनस साइन आता है, और यहाँ पे NaOH में हमारे पास Na के ऊपर प्लस और OH के ऊपर हमारे पास माइनस आता है। अब देखो, एसिड से हमें क्या उठाना है? एसिड से हमें क्या उठाना है? एनाइन, यानी नेगेटिव साइन वाला। मतलब इस HCl में से हम सिर्फ Cl माइनस उठाएंगे, H प्लस नहीं उठाएंगे। बेस से हमें क्या उठाना है? केटाइन। केटाइन इसमें कौन सा है भाई? जिसपे प्लस चार्ज हो, और प्लस चार्ज वाला कौन है? Na प्लस, यानी इसमें से OH माइनस नहीं उठाना। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि भाई जब हम इस यहां से Na प्लस और यहां से Cl माइनस उठाएंगे तो ये बन जाएगा NaCl, जो हमारे पास एक सॉल्ट है। लेकिन अगर मैं इस H और OH को मिलाऊं तो ये भी तो एक केटाइन और एनाइन मिल रहे हैं ना। ये देखो, ये हमारे पास केटाइन है और ये हमारे पास एनाइन है, तो ये दोनों आपस में भी तो मिल रहे हैं, तो ये भी तो एक आयनिक कंपाउंड बना रहे कि नहीं बना रहे। तो हम फिर कहते हैं कि भाई सॉल्ट के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि भाई उसमें एक केटाइन होना चाहिए और एक एनाइन होना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास केटाइन होगा वो H प्लस नहीं होगा और एनाइन हमारे पास OH माइनस नहीं होगा। यानी केटाइन H प्लस के अलावा जितने भी है वो चलेंगे, और एनाइन OH माइनस के अलावा जितने भी है वो चलेंगे। OH माइनस एनाइन नहीं चलेगा और H प्लस केटाइन नहीं चलेगा सॉल्ट में। सही है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्ट की एग्जांपल्स भी लिखते हैं कि भाई हमारे पास ये लिखा हुआ है नीचे एग्जांपल, NaCl है हमारे पास एक सॉल्ट, MgCl2 है हमारे पास एक सॉल्ट। सही है। तो आप अगर इसमें देखो तो एक हमारे पास केटाइन है, Na प्लस जो वो एक केटाइन है, और Cl माइनस हमारे पास एक एनाइन है, और अदर देन H पॉजिटिव है और ये अदर देन OH नेगेटिव है, यानी OH नेगेटिव इसमें नहीं है। इसी तरीके से Mg हमारे पास केटाइन होता है, 2 प्लस चार्ज होता है, और Cl माइनस हमारे पास एनाइन होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है। सही है। तो ये देखो, ये जो Mg है ये केटाइन है, और ये केटाइन हमारे पास H पॉजिटिव तो नहीं है ना, इसमें H पॉजिटिव के अलावा है, और एनाइन में हमारे पास OH माइन नेगेटिव के अलावा है, तो ये हमारे पास एक सॉल्ट है। तो सिंपल हमने क्या कहना है कि भाई सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास एक केटाइन हो और एक एनाइन हो। सही है। केटाइन H प्लस के अलावा होने चाहिए, H प्लस नहीं होना चाहिए, और एनाइन OH माइनस के अलावा होना चाहिए, OH माइनस नहीं होना चाहिए। सही है। इसी तरीके से हम इसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट की, कि भाई सॉल्ट को किस किस तरीकों से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो एक तरीका तो आपको पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू भी सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं हम। मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया पिछले लेक्चर्स में। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें हम एक एसिड और एक बेस को रिएक्ट करवाते हैं, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एसिड
प्लस बेस से हमारे पास बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। सही है। तो एक तरीका तो सॉल्ट को बनाने का ये है कि भाई एसिड और बेस को मिलाओ और सॉल्ट और वाटर बनाओ, जो कि मैंने पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि सॉल्ट आर प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ अ बेस विद एन एसिड। यानी बेस और एसिड को आप अगर मिलाओगे तो हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर बनेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है H2SO4 और NaOH। सही है। तो H2 जो है वो OH के पास चला गया और H2O बना लिया। यहाँ पे अगर आप देखो तो H2SO4 हमें 2H पॉजिटिव आयन देगा, 2H पॉजिटिव आयन देगा और एक SO4 नेगेटिव आयन देगा। सही है। इसी तरीके से NaOH हमारे पास एक Na पॉजिटिव आयन देगा और OH हमारे पास एक नेगेटिव आयन देगा। सही है। तो एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव तो मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे, लेकिन दूसरा H पॉजिटिव यहाँ पे बच जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लगाया ताकि OH नेगेटिव 2 हो जाए। तो यहाँ पे इसी तरीके से दूसरा OH माइनस, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 वाटर के मॉलिक्यूल। और ये Na यानी ये वाला कैटायन, कैटायन कहां से है? बेस से है। और ये वाला एनायन, एनायन कहां से है? एसिड से है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है कैटायन बेस से, एनायन एसिड से। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, तो बेस से हमारे पास कैटायन है और अल्लाह वाला करे एसिड से हमारे पास एनायन आया। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो बना लेते हैं NaSO4। लेकिन आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था चार्ज क्रॉस में चले जाते हैं, यानी इस पे +1 चार्ज होता है, इस पे 2 माइनस चार्ज होता है। तो ये 2 यहां चला जाएगा और ये 1 यहां चला जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। सही है। इसीलिए यहाँ पे हमने 2 लगाया कि 2 सोडियम यहाँ पे इस्तेमाल में। सही है। तो ये हमारे पास थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन किया तो हमारे पास एक सॉल्ट बना जिसका नाम है सोडियम सल्फेट, और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज हुए। लेकिन एक सॉल्ट को बनाने का तरीका दूसरा भी है। दूसरा क्या है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई सॉल्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड, salt can be produced by the action of an acid। एसिड का रिएक्शन कराना है ओवर मेटल, या तो मेटल के साथ या मेटल ऑक्साइड के साथ या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। यानी एसिड को अगर आप मेटल से रिएक्ट करवाओ किसी मेटल से, या फिर एसिड को आप मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करवाओ या मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाओ या मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाओ या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाओ, तो भी आपको एसिड जो है ये रिएक्शन जो है आपको सॉल्ट बना के देते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये पहले वाले रिएक्शन में मैंने लिया एक एसिड, पहले वाले रिएक्शन में मैंने क्या लिया? एक एसिड लिया जिसका नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही है। मैं ये ऊपर वाली सॉल्ट की डेफिनेशन मिटा रहा हूं, आप इसको उतार लीजिए ताकि मैं नीचे वाले रिएक्शंस आपको समझा दूं। सही है। हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको हमने एक मेटल के साथ रिएक्शन करवाया। पहला रिएक्शन हम देख रहे हैं मेटल के साथ। मेटल हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया Mg, या अगर आप Mg नहीं इस्तेमाल करते कोई और इस्तेमाल कर लो, सोडियम इस्तेमाल कर लो बस। सही है। तो ये सोडियम क्या करता है, यहां से Cl उठा के बना लेता है NaCl। सही है। और ये हाइड्रोजन जो है वो H2 केस की शक्ल में रिलीज हो जाता है। सही है। हमने क्या किया, एसिड को मेटल से रिएक्ट करवाया, एसिड को मेटल से रिएक्ट करवाया। एसिड को मेटल से जब रिएक्ट करवाया तो बना NaCl जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। सही है। और ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस की शक्ल में रिलीज हो गया। अब इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 Cl हो गए तो यहाँ पे भी 2, 2 Na हो गए तो यहाँ पे भी 2। सही है। लेकिन यही रिएक्शन इस तरह भी हो सकता है अगर आप HCl को Mg के साथ रिएक्ट करवा दो। चूंकि Mg पे 2+ चार्ज होता है तो इसका रिएक्शन कुछ यूं होगा, Na पे +1 चार्ज होता है, Mg पे 2+ चार्ज होता है। सही है।
तो Mg इससे Cl लेके ये बना लेगा MgCl2, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे 1 है, 1 Mg के नीचे आ जाएगा और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, Cl के नीचे। यहाँ पे देखो Mg और Cl ने तो मिलके MgCl बना लिया, लेकिन जो चार्जेस होते हैं वो क्रॉस में चले जाते हैं, इसमें 2 है इसमें 1 है, तो ये 2 Cl के नीचे चला जाएगा, 1 Mg के नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा MgCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होगी। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन 2 Cl। सही। अगला रिएक्शन, एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओ। भाई एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओ। मान लो हमने यहाँ पे जो एसिड लिया है H2SO4, आप कोई सा भी एसिड ले सकते हो, मेटल ऑक्साइड, मेटल इस दफा हमने लिया कैल्शियम, और ऑक्साइड का मतलब इसके साथ एक ऑक्सीजन लगाना है। सही है। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम जो है वो इससे क्या ले लेगा, कैल्शियम हमारे पास यहां से ले लेगा SO4, तो ये बना लेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, जो कि एक क्या है भाई, सॉल्ट है, और कैल्शियम पे भी 2+ चार्ज होता है और SO4 पे 2- चार्ज होता है, तो ये 2 यहाँ, ये 2 यहाँ, दोनों 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसीलिए नीचे कुछ भी नहीं आएगा। सही है। और यहाँ पे हाइड्रोजन बचा और यहाँ से क्या बचा, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको पता है मिलके क्या बना लेते हैं, वाटर। सही है। इसी तरह से एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ हो गया, अब एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ करवाना है। जैसे इस बार हमने एसिड लिया HNO3 नाइट्रिक एसिड, सारे एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको नाम भी याद हो कि भाई ये भी एसिड होते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड, इससे पहले हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल किया, अब नाइट्रिक एसिड। इसका हम मेटल हाइड्रोक्साइड, इस दफा मेटल हमने इस्तेमाल किया पोटेशियम, हाइड्रोक्साइड का मतलब इसके साथ OH लगा दो। क्या लगा दो भाई, OH लगा दो। तो ये पोटेशियम इसका नाइट्रेट उठा के KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा, जो कि हमारे पास एक सॉल्ट है। यहाँ पे पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है और NO3 पे -1 होता है, तो यहाँ 1 यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ पे, तो मतलब नीचे कुछ भी नहीं आएगा, KNO3 सिंपल आ जाएगा। सही है। अच्छा, ये हमारे पास एक सॉल्ट बन जाता है और यहाँ का OH और यहाँ का H आपस में मिला के क्या बना लेते हैं, H2O यानी वाटर का मॉलिक्यूल। सही है। इसी तरीके से एसिड का रिएक्शन हाइड्रोक्साइड के साथ भी हो गया, एसिड का रिएक्शन अब मेटल कार्बोनेट के साथ देखना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेटल कार्बोनेट में हमने ले लिया मेटल, हमने इस दफा ले लिया बेरियम, और कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। सही है, CO3 लगा दिया। बेरियम आपको पता है यहां से उठा लेगा Cl, तो ये बनेगा बेरियम क्लोराइड। अब चूंकि बेरियम पे 2+ चार्ज होता है और Cl पे -1, तो 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। सही है। और 1 हम आपको पता है शो नहीं करते, तो ये BaCl2 लिख के बेरियम क्लोराइड बन जाता है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा और बनना होता है, वाटर का मॉलिक्यूल तो साथ में बनता ही है, लेकिन साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो रही होती है। सही है। इस रिएक्शन में जब आप मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हो ना एसिड का, तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल के साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो रही होती है। सही है। अब इस रिएक्शन को जरा बैलेंस कर लेते हैं। BaCl2Cl जो है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। वाटर के मॉलिक्यूल देखो भाई कितने बनेंगे, तो H और अच्छा CO2 जरा देख लो, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 बेरियम 2 Cl 2 Cl, बस बराबर हो गया। ये तो था एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। अब एसिड का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ भैया, मेटल का बाइकार्बोनेट। मेटल का बाइकार्बोनेट का मतलब ये होता है, मेटल इस दफा हमने ले लिया मान लो Na, बाइकार्बोनेट का मतलब ये होता है कि अब आपने CO3 नहीं लगाना, सिर्फ CO3 के साथ H भी लगाना है। अगर सिर्फ कार्बोनेट हो तो CO3, लेकिन अगर बाइकार्बोनेट हो तो HCO3। सही है। इस रिएक्शन को यहां पे भी हमारे पास सेम टू सेम इसी तरह का रिएक्शन है। सोडियम इसका Cl लेके NaCl बना लेगा, यहां पे एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। सही है।
तो ये सारे हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन के प्रोसेस है कि भाई सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाए। एक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दूसरा क्या है कि भाई एसिड को आप या तो मेटल से रिएक्ट करवाओ, या तो एसिड को आप मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करो, या तो एसिड को आप मेटल के हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करो, या तो आप एसिड को मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट करो, या तो एसिड के को मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करो। अब आते हैं जरा टाइप्स ऑफ सॉल्ट पे, तो इस चीज को जरा उतार लीजिए। अब मुझे जरा टाइप्स ऑफ सॉल्ट समझाने, तो इसके लिए मुझे यहां की जरूरत भी पड़ेगी। इसको मैं जरा मिटा देता हूं। अच्छा भाई, टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हमारे पास 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं। पहला सॉल्ट कौन सा है भाई? न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट, अभी मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बताया, तो आपको न्यूट्रलाइजेशन के बारे में मैं एक और बात बता देता हूं। सही है, न्यूट्रल सॉल्ट समझाते समझाते मैं आपको एक और बात भी बता देता हूं। जैसे न्यूट्रल सॉल्ट हमारे पास कौन सा होता है, जैसे मान लो हमने रिएक्शन ले लिया HCl प्लस NaOH, यहां से बना हमारे पास NaCl ले लेगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस हाइड्रोजन और OH हमारे पास मिलके H2O बना ले। मुझे जरा बताओ कि जो हमारे पास सॉल्ट बन गया है, ये जो हमारे पास सॉल्ट बना है ना, इसमें क्या हमारे पास कोई H आयन दिख रहा है? H नाम की कोई चीज दिख रही है इस सॉल्ट में? नहीं दिख रही। क्या हमारे पास इसमें कोई OH दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है। मतलब ये है कि भाई यहां पे हमारे पास HCl के जितने भी H+ आयन थे और NaOH के जितने भी OH आयन थे, वो सारे के सारे यूज हो गए किस चीज में? सॉल्ट को बनाने में। यानी यहां पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि एसिड के सारे H+ आयन और NaOH के सारे OH- आयन सब के सब यूज हुए हैं, कोई भी नहीं बचा। यहाँ पे कोई H+ भी नहीं बचा, यहाँ का कोई OH- भी नहीं बचा। सारी की सारी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई है। एसिड भी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज का मतलब इसने सारे अपने H+ छोड़ दिए, और OH भी पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, यानी सारे के सारे इसने अपने OH- आयन भी छोड़ दिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्ट बनता है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। अब यहाँ पे जरा एसिडिक सॉल्ट पे आ जाओ, तब आपको ऊपर वाला और भी अच्छे से समझ आ जाए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया H2SO4, ये हमारे पास एक एसिड है। मैंने ले लिया एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस, इन दोनों को रिएक्ट करवाया, मेरे पास जो सॉल्ट बना। अब जरा सॉल्ट पे गौर करना, KHSO4, सॉल्ट पे जरा गौर करना। सॉल्ट क्या बना? KHSO4, और साथ में वाटर नाम का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। यहां तक बात समझ आ गई? ये जो है ये चीज, इसमें देखो एक हमारे पास पोटेशियम नामी कैटायन है, इसमें प्लस चार्ज होता है। हाइड्रोजन प्लस जो है नामी कैटायन है, इस पे भी प्लस चार्ज होता है, और SO4 पे -2 चार्ज होता है। ये हमारे पास एक एनायन है। यहां तक भी बात क्लियर है? तो भैया मुझे बताओ, क्या ये सॉल्ट है कि नहीं है? क्या सॉल्ट है कि नहीं है? क्योंकि हमने कहा था कि भाई सॉल्ट में हमेशा कैटायन होना चाहिए, लेकिन वो कैटायन H+ नहीं होना चाहिए। हमने क्या कहा था? सॉल्ट में कैटायन होना चाहिए, लेकिन वो सॉल्ट कैटायन H+ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे जब H+ आ रहा है, लेकिन साथ में साथ कैटायन एक K+ भी तो आ रहा है। साथ कैटायन हमारे पास पोटेशियम भी तो आ रहा है, पोटेशियम के ऊपर भी प्लस चार्ज, ये भी एक कैटायन है, और ये SO4 एक एनायन है। सही है? तो इसका मतलब ये भी एक सॉल्ट है, लेकिन कौन सा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट इसको हम क्यों कहेंगे
क्योंकि अभी भी इसके पास हाइड्रोजन नामी स्पीशी मौजूद है। यानी अगर इसको मजीद बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए और बेस इसमें शामिल किया जाए इस सॉल्ट में, तो ये और हाइड्रोजन आयन भी रिलीज कर सकता है क्योंकि इसके पास H आयन मौजूद है सॉल्ट के अंदर। सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो H2SO4 था, इसने सिर्फ अपना एक H आयन दिया जिससे वाटर का मॉलिक्यूल बना, और एक H आयन नहीं दिया। मेरी बात को जरा समझो कि भाई H2SO4 में कितने हाइड्रोजन आयन थे? 2 थे। तो इसने अपना एक H आयन दिया वाटर बनाने के लिए, लेकिन दूसरा H आयन नहीं दिया। यानी ये जो सॉल्ट बना है ये बना एसिडिक सॉल्ट। और मैं अगर आपको ये बात बोलूं कि भाई ये जो H2SO4 है ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। न्यूट्रलाइज, एसिड के न्यूट्रलाइज होने का मतलब मैंने आपको बताया कि सारे के सारे H आयन उससे निकल जाए, लेकिन इसमें से सिर्फ आधे निकले और आधे नहीं निकले। तो मैं क्या इसको कह सकता हूं कि एसिड हमारे पास पार्शियली न्यूट्रलाइज हुआ है, यानी आधा न्यूट्रलाइज हुआ है। सही है। तो यहां पे भी हमने यही बात लिखी है कि सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड, एसिड की जब पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो, किससे? बेस से। सही है। तो ऐसा सॉल्ट जो होता है उस सॉल्ट को हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। वो सॉल्ट जो कि एसिड की पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होने की वजह से बने। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होने का मतलब क्या है कि कुछ H आयन दे दे और कुछ H आयन उस एसिड में मौजूद हो, तो उससे जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट कहलाता है एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि उसमें अभी भी H आयन मौजूद है। और आर्हेनियस ने क्या कहा था कि भाई वो कंपाउंड जो कि H+ आयन देता है वो क्या है? एसिड है। तो अभी भी इसमें H+ आयन देने की एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। यानी अगर इसको हम और बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये और H+ आयन भी दे सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बेसिक सॉल्ट की बात करें तो बेसिक सॉल्ट की अगर मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दे दूं, मान लो यहां पे हमारे पास एक एसिड HCl, सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूं, और एक है हमारे पास अल्लाह आपका भला करे MgOH2, ये हमारे पास एक बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे जो हमारे पास सॉल्ट बनता है, सॉल्ट पे जरा गौर कीजिए। सॉल्ट कुछ यूं बनता है कि एक तो आ जाता है Mg, एक आ जाता है OH और एक आ जाता है Cl। हम कहते हैं ये भाई सॉल्ट है। तो क्या आप कहते हो कि ये सॉल्ट है? क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास एक केटाइन है, ये एनाइन है, और एक ये एनाइन है। सही है। अच्छा, हमने कहा था कि केटाइन और एनाइन, केटाइन अगर हो तो वो H+ ना हो, एनाइन अगर हो तो वो OH- ना हो, किसमें? सॉल्ट में। तो ऐसी कंडीशन अगर है तो वो चीज सॉल्ट है। तो यहां पे देखो एक केटाइन है जो कि Mg है, जो कि H+ नहीं है, तो यानी ये बात भी सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन एक एनाइन है जो कि OH- है। सही है। और हमने कहा था कि OH- नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ एक Cl- भी तो है। साथ साथ क्या है? एक Cl- भी है, यानी OH के अलावा वाला एनाइन भी है। तो यानी ये चीज हमारे पास सॉल्ट है। लेकिन सॉल्ट है, अच्छा, इस रिएक्शन में साथ साथ वाटर भी रिलीज हो रहा होता है। सॉल्ट अगर ये है तो इसमें OH- आयन क्या कर रहे हैं? तो ये जो OH- आयन जो इसमें है ये शो कर रहे हैं कि ये सॉल्ट है, लेकिन ये बेसिक सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। यानी इसमें अभी भी OH- आयन के रिलीज करने की सलाहियत मौजूद है। अगर इसको मजीद और एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो ये और OH- आयन भी रिलीज कर सकता है वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। अब जरा यहां पे देखो, बेस में कितने OH आयन थे? 2 OH आयन थे। एक OH आयन उसने दे दिया वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। सही है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल एक H+ और एक OH- से बनता है। तो H+ तो यहां से आ गया, OH- यहां से आ गया। अब OH- एक जब इसने दिया तो एक इसमें बच गया, एक जब दिया तो एक बच गया, मतलब ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। और अभी मैंने आपको क्या बताया, न्यूट्रलाइज होने का मतलब क्या है कि बेस में से, अगर बेस के लिए न्यूट्रलाइज होना है तो बेस में से सारे के सारे OH निकल जाए, तब हम कहेंगे कि बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया। सही है। लेकिन यहां तो बेस में एक OH- बच गया, सारे OH तो नहीं निकले, तो हम क्या कहेंगे कि भाई यहां पे हमारे पास बेस जो है वो पार्शियली न्यूट्रलाइज हो गया। क्या हो गया?
बेस हमारे पास पार्शियली न्यूट्रलाइज हो गया, यही हमने यहाँ पे लिखा है सॉल्ट विच आर फॉर्म बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस। सॉल्ट बेस की क्या हुई है, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन बाय एन एसिड, एसिड की वजह से। तो ऐसी न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बनता है उसको हम कहते हैं बेसिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, सही है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, सॉल्ट विच आर फॉर्म बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्यों लिखा, क्योंकि इसने अपने सारे H प्लस आयन दे दिए और इसने अपने सारे OH माइनस आयन दे दिया, तो यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एक एसिड है HNO3, मेरे पास एक एसिड है HCl, मेरे पास एक एसिड है H2SO4, मेरे पास एक एसिड है H2CO3, हाँ, और एक एसिड है H3PO4, सही है। तो मुझे बताओ भाई, मुझे बताओ H2CO3 कार्बोनिक एसिड, सही। एक मिनट यार, जरा इसको कंफर्म कर लें। अच्छा भाई, तो ये कुछ एसिड के नाम मैंने आपके सामने लिखे फॉर्मूलाज। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। अब मुझे जरा आप बताएंगे कि इसमें से ऐसे कौन कौन से एसिड है जो कि एसिडिक सॉल्ट बना सकते हैं। मैं अगर पूछता हूं क्या HCl एसिडिक सॉल्ट बना सकता है, मैं पूछता हूं HNO3 एसिडिक सॉल्ट बना सकता है, मैं पूछता हूं H2SO4 एसिडिक सॉल्ट बना सकता है, मैं पूछता हूं H2CO3 बना सकता है, H3PO4 बना सकता है, तो बताए भाई बना सकता है कि नहीं। तो मैं कहूंगा कि भाई HCl हमारे पास नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि HCl की जब न्यूट्रलाइजेशन कराई जाएगी तो ये इसके पास सिर्फ एक ही तो H प्लस आयन है, तो वो तो ये रिलीज कर देगा, तो दूसरा कोई H प्लस आयन बचेगा ही नहीं, जिसकी वजह से हम उस सॉल्ट को कहेंगे ये एसिडिक सॉल्ट है। इसी तरीके से HNO3 के पास भी H प्लस आयन एक ही है, तो हम कहेंगे कि भाई ये भी एसिडिक सॉल्ट नहीं बना सकता। हाँ, इसके अलावा अगर एक H से ज्यादा H है, H आयन अगर एक से ज्यादा है, जैसे कि H2SO4 में है, जैसे कि H2CO3 में है, जैसे कि H3PO4 में, इसमें 3 है, इसमें 2, इसमें 2, तो ये इनके पास सलाहियत है कि भाई ये हमारे पास एसिडिक सॉल्ट बना ले। इसी तरीके से अगर बेसिक सॉल्ट बनाना है तो बेस में कम से कम एक से ज्यादा OH आयन होने चाहिए, सही। जैसे यहाँ पे मैंने एक OH लिया, बेस लिया 2 OH वाला MgOH2, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेता है NaOH तो हमारे पास बेसिक सॉल्ट नहीं बनता, सही है। अब जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा भाई, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है यूजेस ऑफ सॉल्ट, सही है। सॉल्ट्स को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। सॉल्ट्स को एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स की तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम फर्टिलाइजर को उर्दू में कहते हैं खाद, सही है, जिसको इस्तेमाल करने से फसलों की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, सही है। तो फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है, और फर्टिलाइजर को सॉल्ट को भी फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। सॉल्ट को पेस्टिसाइड्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड्स कहते हैं जरासीम कश अद्वियात, यानी जिससे जरासीम वगैरह बैक्टीरिया वगैरह को मारा जाता है, वो जो भी हमारे पास फंगस वगैरह लग जाए किसी चीज पे, उसको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। CaSO4.2H2, देखो भाई, जब भी आपके पास सॉल्ट के साथ ऐसा कोई डॉट करके H2 लगा नजर आए तो आप समझ जाओ कि भाई ये क्या है, ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब इसके पास हाइड्रेट मतलब इसके पास वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद है, सही है। ये जो है हमारे पास ये फाउंड पाया जाता है किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हम किसी की हड्डी वड्डी टूट जाती है तो जब हम उसका प्लास्टर करवाते हैं, जब उसको पट्टी करवाते हैं, जिसको हम प्लास्टर कहते हैं, प्लास्टर जो करवाते हैं, उस प्लास्टर में हमारे पास क्या होता है, CaSO4.2H2O ये भी मौजूद होता है। तो हम कहते हैं कि भाई इट इज यूज्ड टू मेक प्लास्टर कास्ट फॉर सपोर्टिंग बोन, इससे हम बोन को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस में, प्लास्टर कास्ट में डाल के, यानी वो जो हमारे पास प्लास्टर होता है उसमें हम CaSO4.2H2O डाल के बोन की सपोर्ट के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, और ये भी हमारे पास एक सॉल्ट है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया,
देखो भाई एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे पास हमारी बॉडी के रेड ब्लड सेल खराब हो जाते हैं या फिर समझो डीनेचर हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से इंसान को कमजोरी होती है। कमजोरी क्यों होती है कि भाई क्योंकि रेड ब्लड सेल हमारा ऑक्सीजन कैरी करते हैं और वही ऑक्सीजन आगे जाके फिर ग्लूकोज या खाने वगैरह को तोड़ने में इस्तेमाल होता है, जिससे हमारे पास एनर्जी हासिल होती है। एनर्जी एटीपी की शक्ल में हासिल होती है, बायो वालों बच्चों को पता होगा। लेकिन जब ऑक्सीजन ही कैरी नहीं कर रहा होगा रेड ब्लड सेल, तो फिर वो खुराक टूटेगा कैसे? तो इसी वजह से पेशेंट को कमजोरी होती है। इसी कमजोरी के लिए जब वो खाता है आयरन पिल्स यानी ताकत की गोलियां खाता है, और उस ताकत की गोलियां में हमारे पास एक ये वाला सॉल्ट भी होता है FeSO4.7H2O, ये एज ए इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया जाता है इस आयरन पिल्स में। सही है, तो ये कौन खाता है? एनीमिया के पेशेंट के खाते हैं। सही है। इसी तरीके से हमारे पास एक NaHCO3 जिसको एज ए इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया जाता है एंटी एसिड में। एंटी एसिड्स कहते हैं यानी जब आपके मैदे में जलन होती है, तो आप जब मैदे की गोली खाते हो या मैदे की जलन को खत्म करने के लिए जो भी चीज खाते हो उसको एंटी एसिड कहते हैं, यानी एसिडिटी को खत्म करने के लिए। सही है। जैसे मैदे में जलन क्यों होती है भाई? स्टमक एसिड रिलीज कर रहा होता है, जैसे मान लो HCl एसिड रिलीज कर रहा है। सही है, तो इस एसिड को रिलीज जब हो रहा है तो हम इसको एसिड को न्यूट्रलाइज करना होता है। इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंटी एसिड। किसको? NaHCO3 को। NaHCO3 को एज एन एंटी एसिड इस्तेमाल करते हैं, तो ये NaHCO3 इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। कैसे? NaCl के साथ मिलके NaCl बना लेते हैं, साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस भी बन होती है। सही है, तो ये NaCl अब ये क्या है? अब ये न्यूट्रल सॉल्ट है, यानी सारा का सारा मामला न्यूट्रलाइज हो गया, तो अब वो जाके जलन वलन खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हम लिखते हैं NaHCO3 is an ingredient in anti-acids. This salt can neutralize the excess acid, जो ज्यादा एसिड होता है secreted by stomach, स्टमक से जो एसिड सिक्रीट हुआ होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NaHCO3 को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है बेरियम सल्फेट, is used to make internal soft organs like intestine appear on X-ray। देखो हमारे अंदर के जो सॉफ्ट ऑर्गन है, जैसे कि चेस्ट हो गया, सॉरी चेस्ट कह रहा हूँ, लंग्स हो गए, हमारे इंटेस्टाइन हो गए, स्टमक हो गया, ये हमारे को एक्सरे में दिखते नहीं है। तो इसको एक्सरे ऐसा क्या किया जाए कि इसको एक्सरे में नजर आ जाए, तो हम इसके लिए बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट ऑर्गन जो हैं वो हमारे को एक्सरे में नजर आते हैं। इसी तरीके से KMnO4 जो है हमारे पास एक सॉल्ट है जो कि बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम इसको डिसइंफेक्टेंट भी कह सकते हैं। सही है। अच्छा ये थी सॉल्ट्स की यूजेस। अब जरा आते हैं बफर्स पे। बफर, देखो भाई बफर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि आपके पीएच के चेंज होने को रोकता है। मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें आपने एसिड डाला है, एक सॉल्यूशन है जिसमें आप एसिड डालोगे तो उस सॉल्यूशन का पीएच एसिडिक होगा, यानी पीएच 7 से कम होने लगेगा। सही है। लेकिन अगर हमने उसमें पीएच डाला हुआ है, सॉरी बफर डाला हुआ है, तो उस सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बफर उस एसिड के तासुर को रोक रहा है ताकि इस सॉल्यूशन का पीएच चेंज ना हो। सही है। इसीलिए इसी तरह से अगर हम एक सॉल्यूशन ले और उसमें हमने बेस डाल दिया तो उसका पीएच 7 से ऊपर जाने लग जाएगा, लेकिन अगर हमने बफर डाल दिया तो पीएच रुक जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो न्यूट्रल ही रहेगा। सही है। इसी तरह से हम कहते हैं कि भाई अ बफर इज अ सॉल्यूशन दैट कैन रेजिस्ट यानी उसकी ममानियत करते हैं किसकी? पीएच के चेंज करने को। सही है। पीएच का चेंज कब होता है? या तो एसिड का एडिशन किया जाए या बेस का एडिशन किया जाए। सही है। तो एसिड या बेस के एडिशन की वजह से जो पीएच का चेंज आता है उस चेंज को रोकने का काम कौन करता है? बफर सॉल्यूशन। सही है। इसी तरीके से अच्छा बफर सॉल्यूशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। सही है। तो एसिडिक बफर कौन होता है भाई? जो कि वीक एसिड और उसके सॉल्ट से बना। वीक एसिड हमारे पास यहाँ पे है CH3COONA, CH3COOH, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं भाई? एसिटिक एसिड।
और इसी वीक एसिड से बनने वाला सॉल्ट, इन दोनों को जब आपस में मिलाया जाए तो इससे बनता है एसिडिक बफर। जैसे एग्जांपल ले लो, सॉल्ट से अगर आपको समझ नहीं आ रहा, ये हमारे पास एक एसिड है, इसके साथ मैं एक बेस का रिएक्ट करवा देता हूं। मान लो NaOH को मैंने रिएक्ट करवा दिया, इस CH3COOH में हमारे पास CH3COO के ऊपर माइनस चार्ज होता है, और जबकि ये जो H प्लस होता है इस पे प्लस का चार्ज होता है। अब आपको पता है Na पे प्लस चार्ज होता है, OH पे माइनस चार्ज होता है, तो बताओ भाई OH किसके पास जाएगा, H के पास जाएगा, माइनस प्लस के पास जाता है, तो ये बना लेगा H2O, और प्लस जो है माइनस के पास जाता है, ये बना लेगा Na। तो ये बना देता है हमारे पास, ये जो चीज है ये इस एसिड से बनने वाली सॉल्ट है, जिसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। सही है, CH3COON है, ये कौन है, ये इस वीक एसिड से बनने वाला सॉल्ट है। तो जब वीक एसिड और उसी वीक एसिड का सॉल्ट जब उनको आपस में मिलाया जाए तो उससे जो बनता है वो बनता है एसिडिक बफर। सही, एसिडिक बफर कैसे बनता है, एसिडिक बफर आर मेड फ्रॉम अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। लेकिन बेसिक बफर जो होता है वो भी सेम टू सेम यही तरीका है कि भाई एक वीक बेस को लिया जाए और उसके सॉल्ट को लिया जाए, इन दोनों को आपस में मिलाया जाए, तो उसको हम कहते हैं बेसिक बफर। जैसे कि NH3 अमोनिया एक वीक बेस है और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इसी NH3 का सॉल्ट है, तो इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कहलाया जाएगा बेसिक बफर। सही है, तो ये थी हमारे पास बफर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। अब जरा हम देखते हैं बफर के यूजेस, फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। अच्छा भाई, इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ बफर सॉल्यूशन। यूजेस ऑफ बफर, सही है, बफर के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, तो देख लीजिए जरा। बफर को यूज किया जाता है फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास अल्कोहल यानी बेस प्रोड्यूस होता है। सही है, तो उसमें हमारे पास बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है। मेनी फैब्रिक डाइंग, फैब्रिक डाइंग कहते हैं कपड़ों को रंगने का प्रोसेस जो होता है, उसमें भी बफर को सॉल्यूशन को यूज किया जाता है। किस चीज के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन पीएच फॉर द डाई। सही है, ताकि पीएच को बरकरार रख सके, ताकि जो कपड़े का रंग है वो उतरे ना। सही है, तो मेनी फैब्रिक डाइंग कपड़े को रंगने का जो प्रोसेस होता है उसमें भी बफर सॉल्यूशन को इस्तेमाल किया जाता है पीएच को बरकरार रखने के लिए। बफर सॉल्यूशन आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी कॉस्मेटिक एंड पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स। सही है, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यानी मेकअप वगैरह और पर्सनल हाइजीन यानी जो हमारे पास हाइजीन के प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है बफर सॉल्यूशन। किस चीज के लिए, पीएच को मेंटेन करने के लिए। कहा जाता है कि भाई ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर होते हैं। सही है, आप इसको अल्लाह आपका भला करे, बफर सॉल्यूशन डाल के इसको पीएच मेंटेन किया जाता है। जैसे हमारे स्किन का पीएच होता है 5.5। सही, तो इस बफर जो कॉस्मेटिक होता है उसका पीएच होता है बहुत लो, एसिडिक होता है, तो बफर सॉल्यूशन डाल के इसका पीएच इसके बराबर लाया जाता है, ताकि जब ये चेहरे पे अप्लाई करें तो चेहरे को नुकसान ना दे। सही है, और इस तरीके से पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स भी होते हैं जैसे साबुन वगैरह, ये चीजें हो गई। The pH of paper and inks are regulated यानी pH का जो है, pH किसका, पेपर और इंक और पेपर का pH भी रेगुलेट किया जाता है, मेंटेन रखा जाता है। किस चीज के लिए, टू इंश्योर दैट इंक पेनिट्रेट्स द पेपर, यानी इंक पेपर के अंदर जा रही है और जाते ही ड्राई भी हो रही है प्रॉपरली। अगर ड्राई ना हो तो पेपर पे बंदा लिख ना पाए। सही है, तो पेपर और इंक का पीएच भी मेंटेन रखने के लिए हम बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं इंक वगैरह में। सही है, तो ये था हमारे पास बफर सॉल्यूशन। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। अगले लेक्चर में हम इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर थोड़े से देखेंगे और फिर इस चैप्टर को अलविदा करेंगे और इंशाल्लाह फिर अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।